हेलो बच्चों, एडवांस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, 2025 यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम लोग मैथ की क्लास देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आंसर सॉल्व कर रहे हैं 2024 का सेट नंबर फर्स्ट। 2 पार्ट हमने जो है करवा दिए हैं, 2 वीडियो हमने करवाया जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न जो है सॉल्व करवा दिए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न हाई स्कूल की जो है यूपी बोर्ड में मैथ में आते हैं, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब आज देखेंगे खंड बा जो है आपका वर्णात्मक प्रश्न। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे जो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 ये आप देख पा रहे हैं, 21 का नंबर बोर्ड पर लिखा है। ठीक, तो आइए देखते हैं 21 का नंबर जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घन का आयतन, क्वेश्चन नंबर 21 का दिया गया है। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको घन का आयतन दिया गया है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इधर हम घन बना देते हैं। घन क्या होता है यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक, ये देखिए आपका ये घन है। ठीक, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। ठीक, इसीलिए इसमें हम लोग ये मानते हैं कि घन की भुजा और जो कि क्या होती है समान होती है। ठीक, घन की भुजा हम मान लिए कि घन की भुजा ए है। ठीक, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज जो है आप बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं घन की भुजा हमको निकालनी है, तो घन की भुजा मान लिए ए है। ठीक, तो अब हमको आयतन दिया गया है जो है क्या लिखेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन हमको दिया गया है 1331। ठीक, घन का आयतन हमको कितना दिया गया है 1331 सेंटीमीटर। अगर घन की भुजा हम ए मान लें, ठीक हमने माना है, तो घन का आयतन हमारा होता क्या है भुजा क्यूब, यानी कि ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1331। ठीक, अब हमको ए का मान निकालना है। ठीक, ए का मान यहाँ लिख देंगे, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए की पावर 3 है। अब यहाँ पर 1331 है, अगर इसको भी हम पावर 3 में बना लें तो घाते अगर बराबर हो जाएंगी दोनों तरफ तो आधार बराबर हो जाएंगे। अब ये किसकी पावर 3 है, तो इसके लिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, तो 1331 का गुणनखंड करेंगे जब आप, ठीक तो इसको जो है 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, बात समझे कि नहीं, और किसी नंबर से नहीं कटेगा, देख लीजिएगा करके। तो 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 23 हो गया। ठीक, 2 बच गया इसमें ना 11 एकम 11, तो इसके सामने आ गया। ठीक, तो 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बच गया, यहाँ 11 हो गया, 11 एकम 11। ठीक, फिर हम 11 से ही डिवाइड करेंगे, तो 11 एकम 11 और 1 बचा, इधर 11 हो गया, 11 एकम 11। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि 1331 जो है वो 11 का क्यूब है। तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 का क्यूब। ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 11 का क्यूब। वैसे आप जो है 15 तक क्यूब याद कर लीजिए और 20 तक जो है स्क्वायर याद कर लीजिए। 15 तक क्यूब याद कर लीजिए और 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इस टाइप के आते रहेंगे क्वेश्चन, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो अगर हमको याद है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, जिससे हमारी समय की भी बचत होगी और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि घात बराबर हो गई हैं, दोनों तरफ घातें बराबर हो गई हैं। तो आधार यानी इसका आधार ए है और इधर आधार कितना 11, तो घातें बराबर हैं तो आधार बराबर हो जाएंगे, यानी ए बराबर हमारा आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। और हमने घन की भुजा क्या मानी थी, ए मानी थी, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि घन की भुजा हमको निकालना था, आयतन दिया था और घन की भुजा निकालना था, तो घन की भुजा हो गई 11 सेंटीमीटर और इसकी प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने बताया है इसकी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ठीक, ये ऊंचाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई, ये सभी के सभी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन नंबर का हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के खा की तरफ। क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए दो द्विघात जो समीकरण होता है उसके कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो एक मूल हमको 2 दिया गया है,
पी का मान निकालना है। ऐसा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी आता है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो है वर्णात्मक प्रश्न में दिया गया है, बात समझे। तो यहाँ पर हमको एक मूल दिया गया है, पी का मान निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल इतना है, अब 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो, ठीक, तो यहाँ पर कोई अननोन नंबर होगा जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी। जैसे यहाँ पर पी है, या यहाँ पर जो है क्यों हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक, ए हो सकता है, तो इनका मान निकालना होता है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, जो इसका एक मूल दिया गया है एक्स के स्थान पर उसके रख देना है आपको। इस द्विघात समीकरण में एक्स के स्थान पर ये वैल्यू उठा के रख देनी है, ठीक। और 0 तो है ही है, 0 को उधर RHS में लेकर चलेंगे, बस पी का मान निकल आएगा, ठीक। तो लिखेंगे कि समीकरण में, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 माइनस का p बराबर 0। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस p बराबर 0। तो ये 6 और 4 कितना हो गया, 10, माइनस p बराबर 0। अब हमको p का मान निकालना है, तो p इधर माइनस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो चाहे 10 बराबर p लिखो, चाहे p बराबर 10, तो इम्प्लाइज दैट p बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। तो p का मान कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। ऐसा क्वेश्चन कभी भी यह बहुविकल्पी में भी आता है और अतिलघुत्तरी यानी कि इधर वर्णात्मक में भी आ सकता है। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय। तो ऐसे प्रश्न में आपको जब भी कहे द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है, तो उसको x के स्थान पर उठा के रख दो, ठीक, बस जिसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, वो आ जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर ख आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर ग में दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो इसको लगाने के बच्चों 2 मेथड हैं, ठीक। एक हमारे पास है त्रिभुज वाला मेथड, ठीक है। अब बता देते हैं, पहले त्रिभुज वाला मेथड, फिर दूसरा मेथड सर्वसमीका के द्वारा है, ठीक। तो त्रिभुज वाला बताने जा रहे हैं। इसमें हमको cos थीटा दिया गया है। अब लिखेंगे चूंकि cos थीटा बराबर कितना दिया है, 15/17, ठीक। आप जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि जो है आधार यहाँ पर 15 आपको लेना है, कर्ण कितना लेना है, 17 लेना है, ठीक। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। थीटा आप यहाँ पर ABC, कोण B यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कोण B आपका समकोण है। तो कोण B के सामने की भुजा जो AC है, ये क्या बन जाएगी, हमारी कर्ण बन जाएगी। ये फिक्स हो गई, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण फिक्स हो गई, ठीक। अगर आप ये इसको कोण C को थीटा ले लेते हैं, तो थीटा के सामने एक भुजा AB जो कि हमारी क्या बन गई, लंब बन गई, और बाकी जो बची वो क्या बन गई, आधार, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंब हमारा AB हो गया, आधार BC हो गया, ठीक। और ये cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार के जगह पर यानी आधार आपका 15 हो गया, ठीक, और कर्ण कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और लंब यानी AB की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर हम कर देते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर, लंब कितना है AB स्क्वायर और प्लस आधार कितना है BC स्क्वायर। तो कर्ण हमको दिया गया है, AC की वैल्यू 17 है, तो 17 का स्क्वायर, AB यानी लंब हमको नहीं पता है, ये AB स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 17 का स्क्वायर होता है 289। देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया, इसीलिए हमने कहा है
कि जो है 20 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब सबको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर हो गया 289 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक, अब 225 को इधर ले आएंगे तो 289 माइनस का 225 इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर। तो 289 से देखिए 9 से 5 गया 4 बचा और 8 से 2 गया 6 बचा, 2 से 2 गया कुछ नहीं, तो 64 बराबर आ गया AB स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो इधर हो जाएगा AB, तो अंडर रूट 64 यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो 8 बराबर AB कहो, चाहे इम्प्लाइज दैट AB इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी लंब हमको पता चल गया 8। बात समझे कि नहीं समझे? अब तीनों भुजाएं इस तरीके से बेटा निकाल आई। अब यहाँ पर हमको साइन थीटा निकालना है, इसलिए बड़ी ही आसानी से साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब हमारा कितना आ गया है 8 और कर्ण कितना है 17, तो साइन थीटा बराबर कितना आंसर आ गया 8 बटे 17। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से ये त्रिभुज मेथड है। इस तरीके से हमको अगर किसी जैसे यहाँ पर कॉस थीटा है, साइन कॉस थीटा के स्थान पर कुछ भी दे सकता था कि जो है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दे सकता था, और किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जाए तो आप इस तरह त्रिभुज मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया त्रिभुज मेथड। एक है जो है सर्वसंख्या मेथड, तो सर्वसंख्या मेथड क्या होता है उसको भी बता देते हैं। ठीक, आपको जो समझ में आएगा उसी से सवाल करिएगा। सर्वसंख्या मेथड क्या है? सर्वसंख्या में आपको सर्वसंख्याएं याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर साइन और कास की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहली सर्वसंख्या होती जो है यूज करेंगे। पहली सर्वसंख्या हमारी क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का मान निकालना है तो ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो कॉस थीटा दिया गया 15/17, साइन थीटा निकालना है तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 है, तो कॉस थीटा के स्थान पर रख देंगे 15/17 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर ही ये करेंगे, तो 1 माइनस 15 का, अब देखिए पूरे का होल स्क्वायर है तो ये अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर आप 1 मान लेंगे, ऐसे ये थोड़ा यहाँ ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये माइनस जो है बटे के सामने लगेगा। अब 1 और 289 का क्या ले लेंगे लासा, रूट के अंदर ही। ठीक, अब जो है लासा ले लिया। जब दो भिन्ने हुआ करें, जोड़ना हो घटाना हो, तो हरों का लासा ले लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको 289 को 1 से गुणा कर देंगे 289 हो जाएगा, माइनस इस 1 को इससे 225 से गुणा कर देंगे तो 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 289 से 225 जब घटाया जाएगा तो कितना आएगा 64। कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक, और नीचे कितना है 289। अब यहाँ पर देखिए पूरे का वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 18/17 जो कि साइन थीटा की वैल्यू है। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा का मान कितना आ गया 8/17 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 8/17 हो गई। तो चाहे आप ये मेथड लगा लीजिए सर्वसंख्या के द्वारा, और चाहे आप जो है त्रिभुज मेथड लगा लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर घ आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। यहाँ ज्ञात करना है आपको निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ में आपको निकालना है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना है हमको। ठीक, माध्य का मतलब हमने बताया था समांतर माध्य ज्ञात करना होता है। ठीक, अब समांतर माध्य या माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। ठीक, पहली विधि जो आपकी है वो है प्रत्यक्ष विधि। क्या है प्रत्यक्ष विधि।
प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा क्या हो जाएगा एफ आई। ठीक। दूसरी विधि है आपकी है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। तो एक्स बार बराबर ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा क्या हो जाएगा एफ आई। ठीक। तीसरी विधि है आपकी पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये जो है आपकी तीन विधियां हैं। लेकिन अब तीनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन कहाँ पर कौन सी विधि अप्लाई करनी है उसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। देखिए, प्रत्यक्ष विधि हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमको ये बारंबारताएं और इनका जो ये जो वर्ग अंतराल है, इनका जो वर्ग चिन्ह होता है जिसको मध्यमान बोलते हैं, वो जब छोटे होते हैं। ठीक। बारंबारताएं और वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई कह सकते हैं आप जिसको बोलते हैं। जब एफ आई, बारंबारता को बोलते हैं एफ आई और जो वर्ग चिन्ह होता है उसे एक्स आई। जब एफ आई और एक्स आई दोनों बहुत छोटे होते हैं यानी छोटी संख्याएं होती हैं, तब हम लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक। अब अगर एफ आई और एक्स आई का मान थोड़ा ज़्यादा है, यानी जो है हल्का मान सकते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर अधिक है तो आप कल्पित माध्य विधि अप्लाई कर लीजिएगा। कल्पित माध्य विधि जिसमें ये ए हमारा क्या है, इसको कल्पित माध्य बोलते हैं। ए यहाँ पर क्या है, कल्पित माध्य है। और यहाँ पर डी क्या है, डी जो है विचलन है। डी आई जो है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई जो हम निकालेंगे, ठीक, ये विचलन बोलते हैं इसको, डेविएशन। तो डी आई बराबर, डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई से ए को माइनस करेंगे। ए क्या है हमारा, कल्पित माध्य है। ठीक। जिसमें हम एक्स आई वाला जो कॉलम होगा उसमें किसी को भी ए मान सकते हैं। ठीक। अब बात आती है पद विचलन विधि की। पद विचलन विधि वहाँ लगाते हैं जिनमें एक्स आई और एफ आई का मान बहुत बड़ा होता है। ज़्यादातर ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपका माध्य निकालने का, वहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक। लेकिन इस विधि से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ये लॉन्ग मेथड में है थोड़ा, लेकिन इससे क्वेश्चन आसान बहुत हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन फार्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ पर आप यू आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यू आई बराबर होता है डी आई अपान एच। अब एच क्या होता है, जो यहाँ पर वर्गंतराल जो दिए गए हैं इनमें जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एच बोलते हैं। ठीक। तो इस तरीके से आपकी तीनों विधियाँ हो गई। एक्स बार क्या है, एक्स बार से हम माध्य या समांतर माध्य को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगा देंगे क्योंकि यहाँ बारंबारताएं बहुत बड़ी संख्याएं नहीं दी गई हैं। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष विधि अप्लाई करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक। वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से कितना हो गया 10। यहाँ पर आपका हो जाएगा बारंबारता यानी एफ आई, बारंबारता यानी एफ आई। तो 1 2 यहाँ 6 8 और ये हो गया आपका 3। यहाँ पर निकालेंगे वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, यहाँ पर वर्ग अंतराल की ये है लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, ये है अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक। अब इधर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप जितने का अंतर है वो यहाँ जोड़ते चले जाइए। 2 2 का अंतर है तो यहाँ कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा
यहाँ पर जो है 9 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका xi। यहाँ पर हो जाएगा fi इंटू xi। fi और xi को गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 गुणे 3 यानी 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ पर 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और ये 3 9 जा 27 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक कॉलम और आप बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर इनको जोड़ देंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब योग होता है। तो यहाँ पर वार्ताओं को जोड़ देंगे तो 2 1 3 6 3 9 9 8 17 3 20, 12 वार्ताओं का योग आ गया 20, यानी कि सिग्मा fi की वैल्यू आ गई 20। अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 6 13, 13 6 19, 19 1 20, 20 का 0 कैरी कितना आया 2, 5 और 3 8 2 10 और 10 2 12। तो यहाँ पर सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी आ गई 120 हो गई। ठीक, तो यहाँ पर अब fi सिग्मा fi हमारे पास जो है निकल आया, और सिग्मा fi xi, तो यहाँ पर लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। इसलिए प्रत्यक्ष विधि से लिखेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य या माध्य x बार बराबर क्या होता है फार्मूला, सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। तो x बार बराबर सिग्मा fi इंटू xi कितना आया है 120 आया है, सिग्मा fi कितना आया है 20 आया है, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x बार इक्वल टू आ गया 6। तो माध्य हमारे पास कितना आंसर आ गया 6। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अंगा आपको दिया गया है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। ठीक, तो यहाँ पर एक बिंदु हमको दिया गया है, कोई भी ये एक बिंदु है, इसके निर्देशांक है -3, 10। ठीक, अगर इसको हम ए मान लें, बिंदु ए मान लें, और एक बिंदु दूसरा है बिंदु बी, इसके निर्देशांक हो जाएंगे, दिए गए हैं आपको 5, 4। ठीक, तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ए के निर्देशांक है, ये बिंदु बी के निर्देशांक है। अब इस मिलाने वाले रेखाखंड, यानी जो ए बी हमारा रेखाखंड बना, इनको मिलाने वाला, इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं सी, तो इस सी के निर्देशांक क्या होंगे ये हमको बताना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है। तो यहाँ पर इसको जो है ए के निर्देशांक को x1 y1 मान लेना, और बी के निर्देशांक को x2 y2 मान लेना। ठीक, बिंदु सी हमने मध्य बिंदु माना है, तो लगाएंगे फार्मूला, लिखेंगे चूंकि मध्य बिंदु सी के निर्देशांक बराबर फार्मूला हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पर ये फार्मूला है, तो वैल्यू रख देते हैं। x1 का मान है -3 प्लस x2 का मान है 5/2, y1 का मान है 10 प्लस y2 का मान है 4/2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, प्लस का वो भी क्योंकि 5 बड़ा है, यहाँ 2/2 हो जाएगा, कामा यहाँ 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 14/2। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ आ गया 7/1, यानी कि 7 आ गया। ठीक, तो ये मध्य बिंदु सी जो हमने माना था, उसके निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए 1, 7। ठीक, ये मध्य बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और ये फार्मूला, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 4, 21 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर x के मान निकालना है। k का मतलब जान सकते हैं आप, x का अकेला मान नहीं आएगा, x के यहाँ पर एक से ज़्यादा मान आएंगे। यहाँ पर प्रश्न हमको क्या कहा गया है कि दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी हमको दी गई है। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दूरी हमको दी गई है। जब आप समझ लीजिए दूरी दी जाएगी तो आपको इस निर्देशांक जो ये बिंदु दिए गए हैं इनमें से कोई एक निर्देशांक होगा जिसका मान आपको निकालना होगा। निर्देशांक में कोई ऐसा जो है आपका नंबर होगा, अननोन नंबर, जिसका मान आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले निर्देशांक में यहाँ पर x लिखा है, ठीक, तो इस x का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला हम यही लगाएंगे। देखिए पहले बिंदु के निर्देशांक को मान लेंगे x1 y1, दूसरे जो बिंदु के निर्देशांक हैं इनको मान लेंगे x2 y2, क्या मान लेंगे x2 y2, ठीक। अब यहाँ पर दूरी जो हमको है वो दी गई है 13, तो फार्मूला लगा देंगे कि दूरी d बराबर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी हमको दी गई है 13, तो इस दूरी के स्थान पर रख देंगे 13 बराबर √x2 का मान कितना है हमारे पास, x है, तो x2 के स्थान पर x रख देंगे, -x1 का मान -1 है, तो ये माइनस और यहाँ ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 9 माइनस y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3। देख लीजिए यहाँ पर -3 है y1 का मान, और यहाँ ऑलरेडी फार्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 13 = अंडर के अंदर यहाँ पर हो गया हमारा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक। तो 13 = कितना हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक। अब यहाँ आप देखिए यहाँ अंडर लगा है, तो इस अंडर को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर 13 का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से अंडर हट जाएगा तो x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 144, ठीक। सॉरी, यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर यानी इसको a + b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोल देंगे इसको, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर जब करेंगे आप तो 1 ही होगा, और प्लस 2ab, 2a के स्थान पर x लिखेंगे और b के स्थान पर 1, यानी 2 × x × 1 यानी कि हो जाएगा 2x, और प्लस कितना है 144, ठीक। अब इस 144 को इधर ले आएंगे, ठीक। सॉरी, 144 को इधर ले आएंगे बाएं साइड, तो 169, 144 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, = यहाँ पर इधर बचा x² + 1 + 2x, x² + 1 प्लस कितना बचा 2x। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 9 से 4 गया तो 5 बचा, 6 से 4 गया 2 बचा, और 1 से 1 गया तो कुछ नहीं, और इस 1 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, इधर बचेगा x² + 2x, ठीक। तो यहाँ बचा 24 = कितना हो जाएगा x² + 2x। अब 24 को भी उधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा 0, x² + 2x और माइनस का 24, क्योंकि इधर किस में था, प्लस में। अब इस 0 को चाहे इधर लगाओ चाहे बराबर के उधर, तो इम्प्लाइज दैट x² + 2x - 24 बराबर आ गया 0। तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक। अब द्विघात समीकरण को हल करने के 2 मेथड हैं आपके पास आपके सिलेबस में, एक है गुणनखंड विधि और एक है द्विघात सूत्र विधि। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि गुणनखंड देखते हैं बनेंगे कि नहीं। तो यहाँ लास्ट में देखिए जो अचर संख्या लिखी गई उसको देखिए कितना है 24, तो ऐसी दो संख्याएं हमको
जो है माननी है कि गुणा करने पर 24 आ जाए। और इसी का चिन्ह देखिए, इसी के सामने क्या लगा, माइनस, ठीक। तो घटाने पर क्या आ जाए, x का गुणांक यानी कि 2 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या हमको पता करनी है कि गुणा करने पर 24 आ जाए, घटाने पर 2 आ जाए, ठीक। तो घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए, ठीक। तो 4 छंग 24 या 6 चौक 24, ठीक। 6 को गुणा जो है 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 के स्थान पर लिख देंगे 6 माइनस 4, क्योंकि 6 से 4 घटाएंगे तब ये 2 हमको मिलेगा। इधर x हो गया माइनस 24 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 6x माइनस का हो जाएगा 4x, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस x को अंदर गुणा कर देंगे, माइनस 24 बराबर 0 हो गया। अब पहले दूसरे में कॉमन ले लेंगे, उसके बाद तीसरे चौथे में कॉमन ले लेंगे। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर x प्लस 6 बचा। यहाँ पर माइनस का 4, क्योंकि दोनों में माइनस है ना, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, ठीक। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके समान आ गए तो समझ लीजिए फैक्टर हमारा सही है, यानी गुणनखंड सही है, ठीक। अगर आप कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने में आपको कुछ डाउट लग रहा है, तुरंत जो है जो कॉमन लिए हो उसको यहाँ अंदर गुणा करके देख लो, क्या ऊपर वाला ये आ रहा है। अगर ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो रही तो समझ लीजिए आपका जो कॉमन आपने लिया है वो सही है। अब ये जो दो ब्रैकेट है इनको एक बार लिखते हैं, ठीक। तो x प्लस 6 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये और ये, इसको चिन्ह सहित लिख देंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका गुणनखंड हो गया, ठीक। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं। जब अलग अलग इस तरह दोनों 0 के बराबर हैं तो अलग अलग भी 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर आप लाइन खींच देना, x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 6 बराबर 0, यानी 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 6 इधर प्लस में है, बराबर के उधर गया माइनस का 6। यहाँ x माइनस 4 है, बराबर के उधर हो जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ पर x के 2 मान आए, अतः x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 6 कामा 4। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, x के 2 मान प्राप्त हुए माइनस 6 कामा 4, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में यहीं तक, बाकी लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 22 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको का, खा, गा, घा, अंगा, चा इतने पार्ट दिए गए थे, जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर के थे, और उनको बड़ी ही आसानी से हमने सॉल्व करा दिया। इस तरीके से आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं, मैथ की कक्षा 10 वाले बच्चे, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी जो है अच्छी तरीके से आसानी से करते रहें, ठीक। धन्यवाद।